एक ऐसे देश की कल्पना करें जहां एक पाव रोटी की कीमत अरबों स्थानीय मुद्रा है और लोग दुकानों पर नोटों से भरे बैग ले जाते हैं। ये जिम्बाब्वे है और हमारा विषय हैरोटी के लिए अरबों तानाशाही, भ्रष्टाचार और ध्वस्त अर्थव्यवस्था। 2000 के दशक के अंत में यहां अत्यधिक मुद्रास्फीति हुई। कीमतें हर दिन बढ़ती थीं। वेतन इतनी तेजी से गिरता था कि देने से पहले ही बेकार हो जाता था। दुकानें खाली हो गई, पेंशन की बचत गायब हो गई। वस्तु विनिमय और नकद डॉलर से रोजमर्रा की खरीदारी होती थी। पैसा सामान्य लेन देन और मूल्य भंडारण का साधन नहीं रहा। आइए जिम्बाब्वे के अतीत में चलें, जब इसे रोडेशिया कहते थे। जमीन और सत्ता मुट्ठी भर बसने वालों के पास थी। अधिकांश स्थानीय लोगों के पास अधिकार नहीं थे। अर्थव्यवस्था कच्चे माल और बड़े खेतों पर आधारित थी। ये असंतुलन आजादी के बाद भी बना रहा। नई नीति में जमीन और आय का पुनर्वितरण जरूरी था, पर बिना तकनीक ज्ञान ऋण के उत्पादन घट गया। जहां निवेश और प्रशिक्षण की कमी थी, फसलें कम हुईं, उद्योग बंद हो गए और नाजुक व्यवस्था और कमजोर हो गई। स्वतंत्रता के बाद रॉबर्ट मुगाबे ने जिम्बाब्वे का नेतृत्व किया। पहले सुलह और विकास की बातें हुई, पर सत्ता एक छोटे समूह तक सिमट गई। आलोचना करना खतरनाक हो गया। सरकारी कंपनियां बदतर होती गईं। बजट घाटा बढ़ता चला गया। निर्णय अपने करीबियों के हित में लिए गए। किसानों की मदद बिना भूमि नीति से उत्पादन घटा। विपक्ष पर दबाव और मीडिया नियंत्रण ने भरोसा कम किया। उनके शासन के अंत तक अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई। लोग गरीब हो गए। व्यापार और युवा पलायन करने लगे। स्थानीय मुद्रा ने विश्वास खो दिया। जिम्बाब्वे में बिना उपकरण और आसान ऋण के बड़ी फर्मों का हस्तांतरण फसल पर भारी पड़ा। निर्यात घटा, विदेशी मुद्रा की कमी हुई। सरकार ने घाटा भरने के लिए अधिक पैसे छापे, जिससे अति मुद्रास्फीति आई। कीमतें अब घंटों के हिसाब से बदलती थी, मौसम के हिसाब से नहीं। व्यवसाय खरीद और वितरण की योजना नहीं बना सके। शिक्षक और नर्सें नौकरी छोड़ रहे थे क्योंकि उनकी तनख्वाहें घट रही थीं। यात्रा और भोजन हर दिन महंगे होते जा रहे थे। बैंक जमा लुप्त हो गए। कंपनियां बंद होने लगीं। बुनियादी वस्तुओं की कमी हुई। यह आपदा नहीं बल्कि कुप्रबंधन का नतीजा था। 2017 में जिम्बाब्वे की सेना सड़कों पर आ गई। उन्होंने राजनीतिक संकट रोकने का दावा किया। रॉबर्ट मुगाबे ने पद छोड़ दिया। एमरसन मनांगवा राष्ट्रपति बने। उन्होंने सुधारों, निवेश और नौकरियों का वादा किया। शुरुआती संकेतों ने उम्मीद जगाई, पर संस्थाएं धीरे धीरे बदली। व्यवसाय को अप्रत्याशित नियमों का सामना करना पड़ा। विपक्ष ने दबाव की बात कही। चुनावों में विवाद हुए। तेज बदलाव की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। दैनिक जीवन में असमान सुधार हुआ। कई परिवार विदेशों से आए धन पर ही निर्भर रहे। जिम्बाब्वे की सेना सिर्फ रक्षा नहीं करती, वह एक अहम राजनीतिक और आर्थिक खिलाड़ी भी है। 2017 में उसकी भूमिका साफ थी। विरोध प्रदर्शनों में भी सेना घटनाओं को नियंत्रित करती थी। निवेशकों के लिए यह सावधानी का संकेत है। फैसले सिर्फ मंत्रिपरिषद नहीं करती है, लोगों के जीवन में यह दिखता है। अभिजात्य वर्ग के झगड़ों से ईंधन आपूर्ति रुक जाती है। बिजली घंटों तक गुल रहती है। दुकानें जल्दी बंद होती हैं। फ्रिज पिघल जाते हैं। बच्चे मोमबत्ती पर होमवर्क करते हैं। स्थिरता सीधे कीमतों और काम को प्रभावित करती है। अति मुद्रास्फीति के बाद जिम्बाब्वे ने डॉलर और अन्य विदेशी मुद्रा अपनाई। कीमतें और वेतन स्पष्ट हुए। दुकानें भर गईं। अर्थव्यवस्था थोड़ी सुधरी, लेकिन विदेशी मुद्रा पर निर्भरता ने देश को सीमित किया। डॉलर छापना मना था। ऋण प्रबंधन कठिन था। सरकार ने अपनी मुद्रा में भुगतान लौटाने का प्रयास किया। उन्होंने नई डिजिटल भुगतान प्रणालियां शुरू की। लोग सतर्क थे। पहली समस्या पर वे नकद डॉलर में वापस लौट गए। इस प्रकार एक दोहरी प्रणाली बनी। एक ओर आधिकारिक नियम थे, दूसरी ओर अनौपचारिक विनिमय दर। बैंकों पर भरोसा कम रहा। 2024 में जिम्बाब्वे सरकार ने एक नई मुद्रा शुरू की। ये सोने और अन्य संपत्तियों से जुड़ी है। इसका नाम ZG है। इसका विचार सरल है। मूल्य वृद्धि को रोकना है। लोगों का अपनी मुद्रा पर विश्वास लौटाना है। इसके साथ ही देश चीन से बड़े प्रोजेक्ट और कर्ज ले रहा है। इनमें कोयला ऊर्जा का आधुनिकीकरण शामिल है। कच्चे माल का खनन और सड़कें भी हैं। ये रोजगार और बिजली प्रदान करता है, पर इससे कर्ज बढ़ता है। बाहरी भागीदार पर निर्भरता भी बढ़ती है। ZG की स्थिरता और निर्यात आय में वृद्धि ये तय करेगा कि अर्थव्यवस्था स्थिर हो पाएगी या नहीं। जिम्बाब्वे में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध बदलते रहे, पर व्यक्तियों और कंपनियों पर निजी प्रतिबंध बने रहे।
अधिकारी प्रतिबंधों को समस्या की जड़ बताते हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता भ्रष्टाचार, मीडिया पर दबाव और विरोध प्रदर्शनों को दबाने की बात करते हैं। चुनाव अक्सर विवादों से घिरे रहते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए नतीजा अहम है। स्पष्ट नियमों और स्वतंत्र अदालतों के बिना बड़े निवेशक लंबी परियोजनाओं से बचते हैं। विदेशी मुद्रा कम है और विकास धीमा है। जब विरोध प्रदर्शन दबाए जाते हैं तो युवा देश छोड़ जाते हैं। बेरोजगारी का स्तर ऊंचा रहता है। देश को विशेषज्ञों को रोक पाना मुश्किल होता है। पत्रकार जांचों ने जिम्बाब्वे में सोने की धांधली का खुलासा किया। इसमें सोने की तस्करी, अवैध सौदे और विदेशी मुद्रा का बजट से बाहर जाना शामिल था। अधिकारियों ने कुछ आरोपों को नकारा, पर उन्होंने तस्करी की समस्या मानी और व्यवस्था सुधारने का वादा किया। लोगों के लिए यह सरल है, सोना तो खूब निकलता है, पर ईंधन और दवाओं के लिए मुद्रा की कमी है। जब तक लाइसेंस और निर्यात पारदर्शी नहीं, नई मुद्रा और स्थिरता के वादे खतरे में हैं। खुले अनुबंध और सही लेखा जोखा चाहिए ताकि आय नेटवर्क की मरम्मत अथवा खरीद पानी और सड़कों पर लगे। जिम्बाब्वे में हीरे के साथ भी ऐसी ही कहानी है। खदानों से तेजी से आय की उम्मीद थी, पर बजट को उम्मीद से कम मिला। लाइसेंस और मुनाफे के बंटवारे पर विवाद हुए, कंपनियों को मिलाया गया। नियंत्रण के लिए नियम बदले गए, पर अविश्वास बना रहा। जब तक स्कूल और अस्पताल वास्तविक धन नहीं देखते, राष्ट्रीय धन की बातें कायल नहीं करती। यदि अनुबंध खुले हों और भुगतान ट्रैक किए जा सकें, ये उद्योग लोगों को लाभ देगा, न कि सिर्फ एक छोटे समूह को। इसके बिना हीरे संघर्ष का स्रोत हैं और छूटे हुए अवसरों का भी। जिम्बाब्वे में बिजली की अक्सर कमी रहती है। सूखे में बड़े पनबिजली संयंत्र का उत्पादन गिर जाता है। पुराने कोयला संयंत्र खराब हो जाते हैं। ऊर्जा आयात महंगा है। जब घंटों तक बिजली गुल रहती है तो दुकानें और सैलून बंद हो जाते हैं। खाना खराब हो जाता है। छोटी कंपनियों को नुकसान होता है। लोग घरों में जनरेटर चलाते हैं, पर ईंधन महंगा है। उसी समय सूखा मक्के की फसल बर्बाद कर देता है। ग्रामीण परिवारों के पास फसल और पैसे नहीं होते। नए बिजली संयंत्र और ग्रिड की मरम्मत मदद करती है, पर लंबे निवेश के बिना रुकावटें बनी रहती हैं। लोगों को स्थिर बिजली, पानी और सस्ता भोजन चाहिए। जिम्बाब्वे की स्वास्थ्य प्रणाली ने कठिन समय देखा है। अस्पताल दवा विहीन थे, कम वेतन से इस्तीफे हुए, हैजा के प्रकोप थे, HIV का स्तर ऊंचा था। अंतर्राष्ट्रीय फंडों ने जांच और इलाज में मदद की, इससे कई जानें बचीं। 2024 में अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं ने हैजा पर नियंत्रण की सूचना दी, पर जोखिम अभी भी है। ये वहां है जहां स्वच्छ पानी नहीं है या दवा आपूर्ति स्थिर नहीं है। सुधार 3 बातों पर निर्भर करते हैं: पानी, दवाएं और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी। जब तक ये स्थितियां अस्थिर हैं, क्लिनिकों पर बोझ रहेगा और नए प्रकोप संभव हैं। लाखों जिम्बाब्वे वासी काम के लिए पड़ोसी देशों में गए। देश में बेरोजगारी बढ़ी, खासकर युवाओं में। भेजे गए पैसे परिवारों को खाने, पढ़ाई, इलाज में मदद करते हैं। ये दुकानों को भी सहारा देते हैं और देश को विदेशी मुद्रा मिलती है, पर विशेषज्ञ भी देश छोड़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था उन लोगों को खो रही है जो व्यापार और ढांचा बना सकते थे। ये पैसे घरों के बजट बचाते हैं, पर ये बिजली, घरों, सड़कों, स्कूलों में निवेश का विकल्प नहीं। लोगों को अनुभव और पैसे के साथ लौटने के लिए स्पष्ट कर, निवेश, सुरक्षा और निष्पक्ष अदालतें जरूरी हैं। विक्टोरिया जलप्रपात और जिम्बाब्वे के वन्यजीव अभयारण्य स्थायी आय व रोजगार देते हैं। जब देश में शांति और नियम स्पष्ट होते हैं तो पर्यटक आते हैं। स्थानीय लोग होटल, परिवहन और सैर सपाटे से कमाते हैं, पर पर्यटन संकटों के प्रति संवेदनशील है। अशांति या बिजली कटौती की खबरें बुकिंग रद्द करा देती हैं। विकास के लिए सरल वीजा नियम चालू, ATM, पेट्रोल स्टेशनों पर ईंधन और स्थिर इंटरनेट चाहिए। यदि ये सब हो तो प्रकृति और गर्म मौसम आय देंगे। ये आय स्कूल, सड़कें और स्वास्थ्य सेवा पर खर्च होगी। इनके बिना जिम्बाब्वे खत्म हो जाएगा। खनिजों के लिए साफ नियम हो, ऊर्जा में खरीद ईमानदार हो, मुद्रा स्थिर और सुरक्षित हो, संपत्ति अधिकार सुरक्षित हो, अदालतें भी निष्पक्ष हो, तब निवेश आएगा। किसान बीज खरीदेगा, कारखाने को पुर्जे मिलेंगे, युवा घर में रहने का अर्थ समझेंगे। कुछ कदम उठाए गए हैं, पर लोगों को रोजमर्रा के नतीजे चाहिए। शाम को बिजली मिले, अस्पताल में दवाएं हों, कीमतें स्थिर रहें। यदि सरकार वित्त में व्यवस्था रखे और मुद्रा रिसाव रोके तो अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है। यदि ये दिलचस्प लगा, नए अंक न चूकने के लिए सदस्यता लें। हमारे पास सब कुछ संक्षिप्त और मुद्दे पर है।